अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज़ डॉक्टर हादी हियर। आज आपको सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे और बायोलॉजी के साथ साथ ऑफ कोर्स ये मेरी फर्स्ट केमिस्ट्री की वीडियो होगी जो इंशाल्लाह मैं आपके सामने पेश करूँगा। और इसके साथ साथ आगे भी आपको केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियोस लेक्चर्स आपको मिलेंगे। लेकिन मुझे मोटिवेशनल चाहिए, मोटिवेशन मुझे चाहिए, ठीक है। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स ये हमें मोटिवेट करते हैं आपको मज़ीद पढ़ाने के लिए। इंशाल्लाह बायोलॉजी के एक सक्सेसफुल प्रोग्राम के साथ आज हम केमिस्ट्री को इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे और उम्मीद है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री को भी साथ साथ कवर कर सके। तो चले शुरू करते हैं सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड से। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन को सीखना चाहें तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में एक पुराना कॉन्सेप्ट है, एक मॉडर्न नजरिया है। सबसे पहले आते हैं पुराने कॉन्सेप्ट की तरफ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पहले साइंटिस्ट ये समझते थे कि ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो जिंदा जिस्म के अंदर बनते हैं या जो जिंदा जिस्म से मिलते हैं या जो जिंदा चीज़ों से हमें मिलते हैं। तो ये उन्होंने इनका नाम रखा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दोबारा रिपीट करता हूं, वो कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें मिलते हैं। तो ये बात सच भी है, हालांकि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको लिविंग बॉडी से ही मिले हुए हैं। एक बड़ा सिंपल सा मैं आपको मिसाल बताऊं, आपका जो पेट्रोलियम है, आप जो पेट्रोलियम जिसके अंदर डीजल पेट्रोल आप गैसोलीन आप बना रहे हैं, ठीक है। ये साइंस कहती है कि बहुत अरसा पहले जिंदा चीजें दब गए थे, जमीन के नीचे दब गए थे, उनका जिस्म गल सड़ कर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन के बाद उनका जिस्म जिंदा जिस्म जो जिंदा जानदार थे उनका जिस्म जमीन के नीचे जब दब गया तो केमिकल रिएक्शन के नतीजे में उनकी बॉडी कन्वर्ट हो गया किस चीज़ में, पेट्रोलियम में। और पेट्रोलियम जो है एक वेरी वेल नोन है किस चीज़ का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे और आपकी बॉडी में है, प्लांट्स के अंदर है। अच्छा, ग्लूकोज जैसे हर बंदा जानता है, ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्रोटीन हर बंदा जानता है, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, चर्बी, ऐसे कुछ अल्फाज जो हम और आप जिंदगी में कई बार यूज करते हैं। चर्बी, मक्खन खाते हैं, दही खाते हैं कि नहीं खाते हैं आप लोग? बिल्कुल खाते हैं। वो सब के सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। और अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको लिविंग बॉडी से मिलते हैं, या तो वो प्लांट से मिलते हैं या किसी जानदार के अंदर बनते हैं या आपके जिस्म के अंदर बनते हैं। तो यस, इट इज राइट, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनते हैं। इसकी ओरिजिन आपने अभी बता दी। अब आगे क्या हुआ, आगे एक प्रॉब्लम आई। वो प्रॉब्लम क्या था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए सिंथेसिस की बात करते हैं तो ये एक न्यू बात है, ठीक है। सिंथेसिस यहां पर है, अगर आप यहां पर लफ्ज देखें सिंथेसिस, बनाना भी पड़ता है। तो उस वक्त ये था कि इनको हम नहीं बना सकते, लैब में हम नहीं बना सकते, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द लैब। तो इसके बारे में फिर एक सिंपल सा एक नजरिया आया, एक सोच आया। उस नजरिए का नाम क्या है, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी एक नजरिए, एक सोच का नाम है। क्या सोच है ये, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बना सकते हैं। तो सिंपली क्या कहते हैं हम लोग, ए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओसी शॉर्टकट में, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी, ठीक है, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड, cannot be synthesized from inorganic compound। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिस्म के बाहर, लिविंग बॉडी के बाहर नहीं बन सकते। आप ये भी कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कांट बी सिंथेसाइज्ड आउटसाइड द लिविंग बॉडी। या दूसरे तीसरे अल्फाज में, organic compounds can only be synthesized in living body। Organic compounds can only
be synthesized inside living body। ठीक है, तो बस ये भी हो जाएगा। तो ये एक नजरिया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए जिंदा जिस्म चाहिए, और जिंदा जिस्म के अंदर कोई कुदरती कोई ऐसा एनर्जी, ऐसा फोर्स मौजूद होगा जो हमें मालूम नहीं। इसीलिए वो फोर्स चूंकि हमारे हाथ में नहीं है, इसीलिए हम लैब में उसको नहीं बना सकते हैं। वो फोर्स सिर्फ एक जिंदा जिस्म के अंदर है, तो वो फोर्स की मदद से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते रहते हैं, और उस नज़रिया का नाम रखा गया वाइटल फोर्स थ्योरी। लेकिन क्या हुआ कि ये जो थ्योरी है इसको रिजेक्ट किया गया। रिजेक्ट किसने किया, कैसे किया, वो मैं बताता हूं। रिजेक्ट किसने किया, वो था फ्रीडरिक होलर। एक साइंटिस्ट का नाम था फ्रीडरिक होलर। ये साइंसदान का नाम था। इसने क्या किया, सबसे पहले इसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना लिया, बना के दिखाया कि जिंदा जिस्म के अंदर तो बन रहे हैं, हम लोग लैब में भी इसको बना सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो वो कौन सा कंपाउंड था जो पहली बार बना और जिसने उस सोच को रिजेक्ट किया? वो कंपाउंड था यूरिया। और यूरिया क्या है, यूरिया यूरिन के अंदर होता है। ठीक है, किस चीज से बनाया? अमोनियम साइनेट नाम से एक कंपाउंड है, NH4CNO। यहां पर जो C लिखा हुआ है ये कार्बन नहीं है, याद रखिएगा, ये कार्बन नहीं है। ये CN दोनों मिलके साइनाइड बनाएगा। ठीक है, सो अमोनियम साइनेट, ये हमारे पास आई एम सॉरी कि बाज़ औक़ात लोग ये कहते हैं कि ये कार्बन इसमें मौजूद है तो ये तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दिस इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। फाइन, सो दिस अमोनियम साइनेट NaCNO। इससे क्या हुआ? अच्छा, इसके नीचे में यहां पे लिख दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सही है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अल्युमिनियम साइनाइड इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें CNO मौजूद है। इससे हम लोगों ने क्या बनाया? यूरिया हम लोगों ने बनाया। यूरिया को लिखने का तरीका क्या? NH2 ब्रैकेट में CO लिखा, देन यहां पर आपने फिर 2 लिखा। दिस इज कॉल्ड एज यूरिया। तो अब यूरिया जो है, यूरिया क्या है? यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अमोनियम साइनेट, साइनेट में जो कार्बन आपको नजर आ रहा है, मैंने शुरू में कहा था कार्बन इसमें नहीं, कार्बन जो नजर आ रहा है इस कार्बन की वजह से ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। देयर आर सम कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन बट स्टिल दे आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, सो इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जो पहली बार जब यूरिया बनाया तो इससे साबित हो गया कि हम लोग बना सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को। तो ये था वो रिएक्शन, अमोनियम साइनेट NH4CNO NH2 ब्रैकेट में CO। अगर आप इस शक्ल को आसान अल्फाज में लिखना चाहते हैं तो इस तरह आप लिख सकते हैं कि कार्बन है हमारे पास, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O मौजूद है, और इस कार्बन के दोनों तरफ जो है हमारे पास NH2 ग्रुप मौजूद है, अमाइनो ग्रुप मौजूद है, और ये जो अमाइनो ग्रुप है दोनों तरफ मौजूद है। ये है किस चीज़ का एग्जांपल? यूरिया एक कंपाउंड है जो कि परफेक्टली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके अंदर कार्बन मौजूद है, इट इज़ ऑर्गेनिक, बट इसमें जो कार्बन मौजूद है इस कार्बन को ये ऑर्गेनिक नहीं है। आगे मैं आपको बता दूंगा कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ से आपको थ्योरी मैंने बता दी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें मॉडर्न डेफिनेशन कि ऑर्गेनिक का मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, और यहाँ पर CO2 CO3 एंड बाइकार्बोनेट ये ऑर्गेनिक क्यों नहीं है। किसी भी स्टूडेंट से क्लास 9 के स्टूडेंट से आप पूछे, किसी लोअर लेवल के स्टूडेंट से आप पूछ ले, वो बताएंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर कार्बन होता है, और सबको पता है कि जिसमें कार्बन होता है बस वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हम एक और डेफिनेशन भी आपके सामने लाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है, और बुक्स में, टेक्स्ट बुक में भी उनको लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक आम स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन मौजूद है, ठीक है, C कार्बन है, और इधर कार्बोनेट्स
या CO3 जो है उनको कार्बोनेट्स कहा जाता है, और HCO3 को बाइकार्बोनेट कहा जाता है। इस तरह साइनाइड में आपने देखे, साइनाइड में CN है, तो वो सब के सब क्यों ऑर्गेनिक नहीं है? असल में ऑर्गेनिक कंपाउंड की का ज़ाती ख़ास खसूसियात होते हैं, पहचान होती है। वो पहचान इनके अंदर मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर एक किस्म का पुलिस आप कहते हैं, ठीक है, पुलिस का अपना एक वर्दी है, ठीक है। अब जब पुलिस को आप बनाते हैं तो सबसे पहले उसको ट्रेनिंग कराएंगे, उसको अच्छा ट्रेन कराएंगे, उसके बाद उसको वर्दी देंगे, तब उस वर्दी के अंदर नजर आएगा पुलिस है। एक बंदा ऐसा है जिसकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है, सिर्फ उसने वर्दी पहना है, तो क्या आप उसको पुलिस तो नहीं कह सकते ना? वो तो एक फेक पुलिस है ना, ओरिजिनल रियल पुलिस तो नहीं हुआ ना। ये भी इस तरह से कि ये इसमें कार्बन तो है लेकिन इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड वाली खूबी नहीं है। तो जरूर आप सवाल पूछेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसी क्या खूबी है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ खास खूबी में से, जिसको हम लोग कहते हैं फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम कहते हैं, उनके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा आपके लिए, लेकिन पहले यहां से सुन लें। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो रिएक्शन होता है वो बहुत स्लो होता है, वो स्लोली रिएक्ट करते हैं। इसका मतलब वो मॉलिक्यूलर है और स्टेबल है मोस्टली, ये नहीं कि वो रिएक्शन नहीं करते, रिएक्शन करते हैं बट स्लो है, ठीक है। ये वाली बात जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक खासियत में से है। इसके अलावा दूसरा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट है। मतलब आइसोमेरिज्म में एक मुख्तलिफ कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक जैसा है लेकिन उनका स्ट्रक्चर फार्मूला का डिफरेंट है, ठीक है। आइसोमेरिज्म इसको कहते हैं। आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मौजूद है, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ये इस तरह खास नहीं है। तो ये इस तरह और भी खासियत है, इसमें आगे लेक्चर आ जाएगा, उसमें मैं बता दूंगा कि आइसोमेरिज्म क्या है। इस तरह होमोलोगस सीरीज वाली बात है, ठीक है, स्टेबिलिटी वाली बात है। कैटिनेशन, कार्बन क्या कर सकता है? कार्बन अगर हम देखें, कार्बन के अंदर ये जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, कार्बन के साथ, फिर कार्बन के साथ, कार्बन के साथ, ये एक सलाहियत है कि जिसमें कार्बन अपने तरह के बहुत सारे कार्बन के साथ लिंक करके एक लंबा चेन बना सकते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन। ये खसूसियत ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मौजूद है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं है, तो कैटिनेशन भी आ जाएगा उसमें। तो बहरहाल ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप ऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए कहेंगे कि उनके अंदर उनकी एक खास पहचान होती है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, लेकिन उनके अंदर ये जो कंपाउंड्स हैं इनमें वो खसूसियात मौजूद नहीं है, इसीलिए इनको हमने कन्वेंशनली क्या कह दिया कि दे आर इनऑर्गेनिक। और अक्सर उसमें स्टूडेंट पूछते भी है। तो आई होप कि आपको ये सवाल का जवाब मिल गया होगा कि ये क्यों ऑर्गेनिक नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं मॉडर्न डेफिनेशन की तरफ। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉडर्न डेफिनेशन क्या हो सकता है? एक तो है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ठीक है, ये पुराना मतलब ये भी आप किस तरह भी नहीं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। किसी अगर आप थोड़ी बहुत नंबर आपको चाहिए, पेपर में आपको थोड़े नंबर चाहिए, 5 में से आपको सिर्फ 2 नंबर चाहिए, तो आपके लिए कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आप लिखेंगे, ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ओके सही है। लेकिन ये आप फंस जाओगे, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन मतलब फिर तो मतलब आपसे कोई ये सवाल पूछ सकते हैं कि उसमें भी तो कार्बन है। ये चलेगा लेकिन इसे और अच्छा डेफिनेशन में बनाऊंगा। ये इज आल्सो राइट, फाइन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। एक और हम लोग यहां पर लिखेंगे हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोकार्बन यानी जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अब इसमें से 2 हाइड्रोजन है या 10 हाइड्रोजन है या 100 हाइड्रोजन है, उसका कोई मसला नहीं है। 2 कार्बन है या 10 है या 100 कार्बन है, कोई मसला नहीं है। लेकिन ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब ये दूसरा लफ्ज है डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है? अगर एक स्टूडेंट ये सोचना शुरू करे कि बस हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन होगा, तो वो स्टूडेंट गलती करेगा या करेगी। गलती क्यों करेगा? मैं मानता हूं कि बहुत मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन है, कार्बन तो है, कार्बन तो लाजमी होगा, ये तो किंग है।
कार्बन के बगैर तो आप उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कह ही नहीं सकते, ये मैं क्लियर कर बताता हूँ। कार्बन के बगैर तो वो हो ही नहीं सकता, कार्बन का होना तो लाजमी है। अब दूसरी बात है कि हाइड्रोजन भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन है, लेकिन अगर आपने कहा कि बस हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन का होना भी लाजमी है, तो आप एक जगह पे फंस जाएंगे। वो कौन सा जगह है? मैं आपको एक कंपाउंड बताता हूँ, उस कंपाउंड में हाइड्रोजन नहीं है, तो वो कौन सा कंपाउंड है यहां पर मैं आपके लिए बता देता हूं। ये आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। वो कंपाउंड है हमारे पास यहां पर कार्बन, उसके पास एक क्लोरीन, इस तरफ एक दूसरा क्लोरीन, एक तरफ यहां पर एक और क्लोरीन का एटम, यहां पर एक और क्लोरीन का एटम। तो कार्बन है, उसके आसपास 4 क्लोरीन के एटम है, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड बना सकते हैं, कार्बन की 4 वैलेंसी है। तो इसका नाम क्या? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्रा मानी 4, क्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन के आसपास 4 क्लोराइड है। तो यहां पर हम देखेंगे कि स्टूडेंट पूछेगा कि ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, क्यों? आपने तो कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन है। तो यहां पर हम फंस जाएंगे। इसीलिए आज मैं बता रहा हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कार्बन का होना तो लाजमी है, हाइड्रोजन का होना लाजमी नहीं है। लेकिन हम मानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन लाजमी होते हैं। अब हाइड्रोजन के अलावा तो आपको नजर आया कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी होंगे, और क्या क्या चीजें होंगी? वो सल्फर भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर भी हो सकता है, इस बेचारे को तुम लोग याद भी नहीं करते। सल्फर भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, और ऑक्सीजन भी आपको मिलेगा। सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यार ये भी आपको मिलेंगे। इन बेचारों को किसने रखा हुआ है? लेकिन इनका होना लाजमी नहीं है, इनका होना लाजमी नहीं है। हाइड्रोजन के साथ का होना लाजमी नहीं है, कार्बन का होना लाजमी है। अब मैं बताता हूं कि ऐसे कंपाउंड के लिए अब क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। तो वो लफ्ज यहां पर क्या है? डेरिवेटिव्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या है? हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव। तो अब देखो, अब अगर आप असल में अगर हम लोग गौर से देखें तो ये जो आप देख रहे हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड पहले क्या था? पहले असल में ये मीथेन था, यानी इसके आसपास जो थे 4 हाइड्रोजन्स थे। कार्बन की तरफ इधर एक हाइड्रोजन था, यहां पर हाइड्रोजन था, यहां पर हाइड्रोजन था, यहां पर हाइड्रोजन था। ये CH4 है, दैट इज कॉल्ड मीथेन। मतलब अब तो हाइड्रोजन है। इस मीथेन से हमने नया कंपाउंड बनाया। जब आप इस मीथेन से कोई नया कंपाउंड बनाएंगे तो वो नया कंपाउंड डेरिवेटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डेरिवेटिव कहलाएगा। अब इसके एक हाइड्रोजन, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। इस एक हाइड्रोजन की जगह अगर आप एक क्लोरीन को ले आए, फिर इस हाइड्रोजन की जगह हम दूसरे क्लोरीन को ले आए, तो यहाँ पर डाइक्लोरोमीथेन बनेगा। और अगर आप यहाँ पर एक और क्लोरीन इधर लाए, यहाँ पर भी क्लोरीन ला सकते हैं, फिर तो कार्बन टेट्राक्लोराइड मुकम्मल तौर पर एक डेरिवेटिव बन गया। समझ आई? तो अब जरा आइए डेफिनेशन की तरफ। ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन क्या होगा? वो कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोकार्बन मौजूद हो या फिर इनके डेरिवेटिव मौजूद हो। इस डेफिनेशन से आप कभी भी नहीं फंसोगे। अगर आपके पास ये वाला डेफिनेशन है तो ये आपको मतलब या तो उसमें हाइड्रोकार्बन होंगे, अगर हाइड्रोकार्बन नहीं है तो फिर वो हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव होगा। दिस इज द डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो एक 2 लाइनों वाला डेफिनेशन पे इतना सारा टाइम मैंने सर्व किया, ये सिर्फ इसलिए ताकि हम अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। ये मेरे लिए बहुत आसान है क्योंकि सारा जंजाल हमारे पास क्या था? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन लिख के आप लोगों को बस अभी भी से फारिग कर देता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या होगा हमारे लिए। व्हाट विल बी द डेफिनेशन? द डेफिनेशन इज a branch of chemistry which deals with the study of hydrocarbon and their derivatives। मतलब केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसमें हम लोग या तो हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे या फिर उनके
डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। एस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, या सिंपली आप लोग इससे ज़्यादा सिंपल भी जा सकते हैं, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ पर भी चलेगा, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, सिंपल सी बात है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो स्टडी करेंगे उस केमिस्ट्री का नाम क्या होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई होप कि इस वीडियो में आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पुराना डेफिनेशन, नया डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा, और साथ ही साथ आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन भी क्लियर हो गया होगा, और इसके साथ ही साथ आपको ये भी पता चल गया होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है, और साथ साथ आपको वाइटल फोर्स थ्योरी का भी पता चल गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फीचर्स क्या है, क्या खसूसियात है जो इनको अलग करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। उस वीडियो का आप लोग इंतजार करेंगे। मुझे दीजिएगा आप लाइक्स, और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा। मुस्कुराते रहिए हमेशा की तरह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।